Hello everyone. Today we are going to start a new chapter. The chapter name is coordination compounds. ठीक है जी. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली मैं बताऊँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं. तो द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम लिंक है किससे, नंबर ऑफ आयन से और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होगा जो लिंक होगा किससे, जो लिंक होगा जुड़ा होगा किससे, नंबर ऑफ आयन से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से. किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा. उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. या फिर द कंपाउंड विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और जो ब्रांच है इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डील करती है किससे, स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, उसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ठीक है जी. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, निकल टेट्रा कार्बोनेट का एग्जांपल हमने लिया. तो यहाँ पे जो निकल है वो एक सेंट्रल मेटल एटम है. दिस इज सेंट्रल मेटल एटम जो किससे जुड़ा है, इस कंपाउंड से जुड़ा है. इसको हम बोल देते हैं लिगेंड. ठीक है जी. तो ये मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है जो किससे जुड़ा है, नंबर ऑफ आयन से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ा है. इसको हम बोल देते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. यानी कि जो निकल होगा. अब यहाँ पे सबसे पहले बात हम स्टार्ट करते हैं बेटा, ये कंपाउंड बनेंगे कैसे. बेटा हमने बोला कि द कंपाउंड विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि जिनके अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एटम ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए. यानी कि एक तो हमारे पास मेटल होगा सपोज, यहाँ पे बेटा उल्टा काम होगा कि मेटल आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. ठीक है जी. यानी कि एक तो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ठीक है जी. एक होगा एक्सेप्टर. जब डोनर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तब हमारे पास क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. ठीक है जी. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है बेटा, हमें पता है कि जिसके पास, अब बॉन्ड बनाने के लिए एक तो एटम ऐसा होगा आपके पास जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो उसको डोनेट करने के लिए. ठीक है जी. तो ऐसे एटम को हम क्या बोला करते हैं बेटा, लुईस एसिड और लुईस बेस. यानी कि जो बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बिकॉज लुईस एसिड क्या होता है बेटा, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और लुईस बेस क्या होते हैं बेटा, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लुईस एसिड को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है जी. और जो लुईस बेस का काम करेगा दैट विल कॉल्ड लिगेंड, उसको हम बोलने वाले हैं लिगेंड. यानी कि लिगेंड जो उससे अटैच है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज कॉल्ड लिगेंड. यानी कि Ni को क्या थी बेटा, ज़रूरत थी. तो इस कार्बोनिल ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और क्या बनाया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया. ठीक है जी. अब ये कंपाउंड कौन से बनाते हैं, कौन से एलिमेंट जो कंपाउंड बनाएंगे बेटा, मेनली अगर हम बात करते हैं जो डी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं, डी ब्लॉक कंपाउंड्स, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वही क्या करते हैं, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाया करते हैं. क्यों बनाया करते हैं, इसका रीज़न है बेटा, बिकॉज दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल. उनके पास क्या होता है बेटा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं. इस वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट है जो कंपाउंड बना सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी कंपाउंड नहीं बना सकते, और भी हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड बना सकते हैं कोऑर्डिनेशन, लेकिन उनकी जो नंबर है वो बहुत कम है. ठीक है जी. जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम बनाता है क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल है वो क्या आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो है बेटा, वो जिसके अंदर जो मैग्नीशियम है वो एक सेंट्रल मेटल एटम का काम करता है. ठीक है जी.
तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, जिसके बीच में जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड कंटेन करते कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करते हैं, यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने हो, दैट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, सेकंड एग्जांपल हम लेके चलते हैं बेटा, कि जैसे कि दिस इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब यहाँ पे ये मेरे पास Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और जो Cn है वो क्या है, लिगेंड का काम कर रहा है। ठीक है जी। तो बात करते हैं कि कौन सा सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, कौन सा लिगेंड हो सकता है, यानी कौन सा ल्यूज एसिड होते हैं। ल्यूज बेस के एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। तो ल्यूज एसिड की बात करेंगे, पहले ल्यूज बेस की बात कर लेते हैं कि ल्यूज बेस कौन कौन से होंगे बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वही होंगे। जैसे कि वाटर होगा आपका, NH3 हो गया, ठीक है जी, साइनाइड नेगेटिव हो गया, OH हो गया, CO हो गया, एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और मैंने बोला कि जो आपके पास यहाँ पे अटैच होगा वो एक आयन भी हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है जी। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर साइनाइड जुड़ा है तो वो किसका काम करेगा, आयन का काम करेगा। लेकिन अगर वाटर की बात करें, अमोनिया की बात करें, तो आपके क्या हैं, न्यूट्रल स्पेसीज हैं। ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रल स्पेसीज हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर इनके पास होता है, जैसे कि इसके अंदर हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। तो ये इन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये काम करेंगे लिगेंड का, यानी कि ल्यूज बेस का। और ल्यूज एसिड कौन कौन से होंगे, जिनके पास एक्सेप्ट करने की पावर हो, एम्प्टी ऑर्बिटल जिनके पास करने, जैसे कि कॉपर हो गया आपका, कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी। Fe हो गया, Fe2 पॉजिटिव होता है, Fe3 पॉजिटिव आता है। AlCl3 हो गया, कि AlCl3 में बेटा क्या होता है, 3 बॉन्ड बनेंगे हमारे पास है, और एक क्या बचेगा, लोन पेयर बचेगा ऊपर। ठीक है जी। सॉरी, एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्योंकि इसकी वैलेंसी अगर यहाँ पे देखें कंप्लीट नहीं होती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। 2 4 6, एक क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है एल्यूमिनियम के पास, तो वो कैसे करेगा, इसलिए क्या काम करता है, ये ल्यूज एसिड का काम करता है, और सेंट्रल मेटल एटम का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है जी। तो मेनली आज हम इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं चैप्टर की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, एक हमारे पास लिगेंड होगा। सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जिससे वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड्स की, बात कर लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कितनी तरह के कंपाउंड मेनली हुआ करते हैं, तो मेनली बेटा 3 तरह के कंपाउंड हुआ करते हैं। तो फर्स्ट है आपका सिंपल सोल्ट बोलते हैं हम जिसको, सिंपल सोल्ट। सिंपल सोल्ट क्या होते हैं बेटा, जिसके अंदर एक ही कैटायन हो एंड एक एनायन हो, एक सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है जी। और जैसे हम इसको वाटर में डालें तो हमें वो ब्रेक हो जाए, जैसे कि NaCl होता है बेटा। जैसे हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे बेटा, तो क्या होगा, Na पॉजिटिव मिलेगा, Cl नेगेटिव मिल गया। यानी कि हमें जहाँ से क्या मिला, एक एनाइन मिला और एक कैटाइन मिला। यानी कि हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया और क्या कर दिया, उसने अपने आयन फर्निश कर दिया, यानी कि डिसोसिएट हो गया अपने आयन्स के अंदर। और जो डिसोसिएट होने पे एक कैटाइन और एक एनाइन ही दे, उसको क्या बोल देते हैं, सिंपल सोल्टम बोल देते हैं। ठीक है जी। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपकी सिंपल सोल्ट की। अब सेकंड होता है मेरे पास डबल सोल्ट। अब डबल सोल्ट बेटा क्या होते हैं, डबल सोल्ट को हम एडिशन कंपाउंड भी बोल देते हैं। एडिशन कंपाउंड्स भी हम इनको बोल दिया करते हैं। यानी कि जहाँ पे क्या होगा, 2 आपके स्टेबल सोल्ट आपस में जुड़े होंगे, ऐड हुए होंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, डबल सोल्ट बोल देते हैं। जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं मोहर सोल्ट का। मोहर सोल्ट क्या होता है, मोहर सोल्ट बेटा, मोहर सोल्ट होता है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और साथ में 6 वाटर। यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 सोल्ट, ये खुद भी 2 स्टेबल सोल्ट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे बाय स्टोक्योमेट्रिक रेशो, जिनके बीच में क्या रहेगा, एक स्टोक्योमेट्रिक रेशो रहेगा। ठीक है जी। जैसे FeSO4 है, दिस इज ऑल्सो स्टेबल सोल्ट। अमोनियम सल्फेट ये भी एक स्टेबल सोल्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये ऐड हो गए हैं, इनको बोलते हैं डबल सोल्ट। साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है, अब इसका बेटा कलर जान लो, मोर सोल्ट, इसका लाइट ग्रीन कलर का कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर। और वह क्यों होता है, वो होता है इस
फेरस सल्फेट के कारण, क्योंकि फेरस सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन विट्रोल कलर का होता है, ग्रीन विट्रोल कलर। ठीक है जी, जब कंपाउंड बनाएंगे इसका हम तो हमारे पास लाइट ग्रीन कलर आएगा, किसके कारण आएगा वो, फेरस सल्फेट के कारण आएगा। ठीक है जी, तो छोटी सी बात थी बीच में। तो ये होते हैं मेरे पास डबल सोल्ट। तो होता क्या है बेटा कि जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं वाटर के अंदर, इस मोहर सोल्ट को हमने वाटर में ऐड कर दिया, तो यहाँ से ये भी क्या करेगा, जितने भी आयन इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारे ये हमें फर्निश करेगा उस वाटर के अंदर, यानी जितने भी आयन से मिलकर ये बना है उसके अंदर ये डिसोसिएट हो जाएगा, उसको बोलते हैं डबल सोल्ट। ठीक है जी, जैसे कि अगर हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें Fe2 पॉजिटिव के आयन मिलेंगे, हमें सल्फेट 2 नेगेटिव के आयन मिलेंगे, हमें NH4 2 पॉजिटिव के आयन मिलेंगे। ठीक है जी, सॉरी NH4 पॉजिटिव होता है भाई, NH4 पॉजिटिव के आयन हमें मिलेंगे, और वाटर तो हमारे पास है ही है। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं डबल सोल्ट। यानी कि सिंपल और डबल में क्या डिफरेंस हुआ बेटा, सिंपल सोल्ट जो हमें डिसोसिएट हो जाएगा पूरा कंप्लीटली उसके आयंस के अंदर, और हमें क्या मिलेगा, एक कैटायन और एक एनायन मिलेगा। डबल सोल्ट जो दो स्टेबल सोल्ट से मिलकर बना है उसको बोलते हैं डबल सोल्ट या फिर एडिशन कंपाउंड्स, और जिसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो भी क्या करेगा, अपने आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक से ज़्यादा कैटायन और एनायन आपके हो सकते हैं, उसको बोलते हैं डबल सोल्ट। ठीक है जी, ये तो मोर सोल्ट है। इसका एक और एग्जाम्पल है बेटा पोटाश आलम। पोटाश आलम, पोटाश आलम क्या होता है बेटा, पोटाशियम और एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि K2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में क्या होता है 24 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इसके। दिस इज कॉल्ड पोटाश आलम। ये भी क्या आपका डबल सोल्ट का एग्जाम्पल है। जैसे आप इसको वाटर के अंदर ऐड करोगे तो आपको K पॉजिटिव के आयन मिलेंगे, सल्फेट 2 नेगेटिव के, Al3 पॉजिटिव के। ठीक है जी, ये आयन आपको वहाँ पे मिलते हैं, इसको बोलते हैं डबल सोल्ट। उसके अलावा एक एग्जाम्पल होता है आपके पास कार्नेलाइट का। कार्नेलाइट क्या होता है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कार्नेलाइट। जो क्या होगा बेटा, इसको वाटर में अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये आयन हमें ये मिलते हैं, तो इनको बोलते हैं डबल सोल्ट। ठीक है जी, अब थर्ड जो हमारे पास आएगा जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फिर कॉम्प्लेक्स सोल्ट। कॉम्प्लेक्स सोल्ट इसको बोला करते हैं भाई। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होगा बेटा, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है यहाँ पे वो क्या है, सपोज मेरे पास अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। ठीक है जी, ये हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस उसको कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड होते हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है बेटा, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हम इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे कि हमें मिलना चाहिए यहाँ पे पोटेशियम आयन भी है, आयरन के आयन भी हैं, Cn के आयन भी हैं, तो हमें सब मिलना चाहिए। लेकिन जैसे हम इसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे बेटा 4K पॉजिटिव और FeCN6 नेगेटिव आयन। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट। यानी कि सिंपल सोल्ट था, डबल सोल्ट था, जैसे वाटर के अंदर हमने उसको ऐड किया तो जितने भी उसके अंदर आयन थे वो उनके अंदर डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होता है बेटा, जिसको वाटर में हम ऐड करते हैं तो वो अपने को कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है जी, उसको बोल देते हैं हम कॉम्प्लेक्स सोल्ट। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिला, सिर्फ हमें यहाँ पे मिला है 5 आयंस हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है जी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें 5 आयंस मिलते हैं। यानी कि मेन डिफरेंस क्या है बेटा कि जैसे हम कॉम्प्लेक्स सोल्ट को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने पानी में ऐड किया तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है जी, उसके आयंस के अंदर, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स सोल्ट उसको बोल देते हैं हम। ठीक है जी, तो हम कर लेते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो वाटर के अंदर ऐड होने पे। ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। तो मेनली डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में डिफरेंस करने वाले हैं। तो मेजर डिफरेंस तो यही है कि डबल सोल्ट आपका जितने भी हैं उसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स सोल्ट आपका ऑलमोस्ट यानी कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है वाटर के अंदर। तो एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं बेटा डबल सोल्ट के बीच में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच हम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्टली क्या है कि हम बात करें कि जो डबल सोल्ट है वो क्या है, दो कंपाउंड से मिलकर बना है।
2 कंपाउंड्स कंटेन करता है, सॉरी जो हम बोल सकते हैं इसको कि 2 सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना है ये, 2 सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना है, किसमें, इन स्टोक्योमेट्रिक रेशो में बोल सकते हैं, एक प्रॉपर रेशो में ये ऐड है। ऐसा नहीं है बेटा कि हमने पोटेशियम सल्फेट को, जैसे यहाँ पे पोटाशियम है, पोटेशियम सल्फेट लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, उसको मिला दिया, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे मिक्स कर रहे हैं, ऐसे नहीं बनेगा। एक प्रॉपर रेशो में रहेंगे, इक्विमोलर रेशो रहता है इनका, उस रेशो में ये कंबाइन करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो सकते हैं, इन एनी रेशो आपके सोल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंपल सोल्ट जिससे ये बना है मे और मे नॉट बी इक्विमोलर प्रपोर्शन, ये इक्विमोलर प्रपोर्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सेकंड डिफरेंस आपका क्या है कि जो डबल सोल्ट है वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट ओनली, कि सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप इसको वाटर में ऐड करोगे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आपका सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है, इन बोथ सॉलिड एंड एक्वस स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। जैसे आप इसको डालते हो वाटर के अंदर तो आपके पास पॉजिटिव ये अलग, और ये कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी, इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं बेटा, ठीक है जी। ये क्या रहेंगे आपके पास, एज इट इज़ रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में भी और एक्वस फॉर्म में भी। थर्ड क्या आपके पास कि जो सॉल्ट होते हैं ये करते हैं कंटेन आयनिक बॉन्ड, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है जी। इनमें और इनमें क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है आपके पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो प्रॉपर्टी है डबल सोल्ट की वो सेम है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स की है, यानी कि जिनसे मिलकर ये बना है सेम प्रॉपर्टी है एज कंपाउंड्स, जिससे कंपाउंड से मिलकर बना है सेम प्रॉपर्टीज है इसकी वैसे ही। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है बेटा, डिफर करती हैं, डिफर फ्रॉम कंपाउंड या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। यानी कि डबल सोल्ट क्या रहेगा आपके पास, जिस कंपाउंड से मिलकर ये बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर रहेंगी। कैसे रहेंगी, जैसे ये पोटेशियम सल्फेट है या एल्यूमिनियम सल्फेट है, अगर पोटेशियम सल्फेट को आप वाटर में डालोगे तो आपको पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन ही देगा, ये आपको एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन देगा। अब आपने इसको पूरे कंपाउंड को डाला तो आपको क्या मिला, फेरस भी मिल गया, सल्फेट भी मिल गया, अमोनियम आयन भी मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। अब यहाँ पे देखो मिलना क्या चाहिए था बेटा, पोटेशियम भी, फेरस भी और साइनाइड आयन भी, लेकिन मिले क्या, सिर्फ पोटेशियम आयन और ये पूरा का पूरा आयन। तो प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड से डिफर कर जाती है, ठीक है जी। फिफ्थ थिंग क्या है, मेन थिंग कि जो डबल सोल्ट है, डबल सोल्ट उसमें जो मेटल आयन है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा, नॉर्मल वैलेंसी शो करता है जो मेटल एटम है, अलग वैलेंसी सेम वैलेंसी जो शो करेगा, जो नॉर्मली शो क्या करता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आयन है वो 2 तरह की वैलेंसी होगी उसकी। जो डबल सोल्ट है उसमें सिर्फ एक सिंगल वैलेंसी होती है मेटल एटम की जो नॉर्मली दिखाया करता है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप ऑफ वैलेंसी होगी, 2 टाइप्स की, एक होगी प्राइमरी और एक होगी सेकेंडरी वैलेंसी, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है जी। और डबल सोल्ट लॉसेस आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। लास्ट थिंग, जो डबल सोल्ट है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगा, लॉस इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या आइडेंटिटी लॉस करने का, कि जैसे हमने इसको वाटर में ऐड किया तो हमें फेरस भी मिल गया, सल्फेट भी मिल गया, अमोनियम भी मिल गया, ठीक है। अब हम ये नहीं बता सकते कि हमने क्या कंपाउंड यहाँ पे ऐड किया था, यानी कि अपनी आइडेंटिटी क्या कर देगा, लॉस कर देगा, कि जिस आयन से मिलकर ये बना है, जो आयन हमें मिलते हैं उसके बेस पे हम ये नहीं बता सकते कि किस कंपाउंड से मिलकर, किस कंपाउंड से हमें ये आयन्स मिले, यानी कि उस आयन कॉम्प्लेक्स सॉरी उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। जैसे कि फेरस सल्फेट है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। यहाँ फेरस सल्फेट, यहाँ पर हमारे पास सॉरी ये मोर सोल्ट एग्जाम्पल है बेटा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है जी। उसका एग्जांपल है हमारे पास ये, कि हम ये नहीं कह सकते कि फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट से मिलकर ही बना है, क्योंकि यहाँ पे फेरस सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है या कोई और आयन भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि इन आयन्स को देखकर हम उसके पेरेंट कंपाउंड की बात नहीं कर सकते, जो कंपाउंड होगा वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स का आयन में क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता, इट रिटेन्स आइडेंटिटी इन
सॉल्यूशन। कैसे का आइडेंटिटी अटेन? बेटा देखो, हमने ऐड किया है इसको वाटर में, तो हमें क्या मिला, ये और ये आयन मिले। सिर्फ ये दोनों ही है ना, तो हम जाहिर सी बात है क्या बोल सकते हैं कि सिर्फ ये दोनों ही आयन थे, इन दोनों से मिलकर ही वो कंपाउंड बना है। तो इस तरह से जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये है आज का काम, जो इंट्रोडक्शन थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, कल हम इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे अच्छे से कि लिगेंड क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं, ठीक है जी, कितनी तरह के लिगेंड होते हैं आपके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयनाइजेबल आयन क्या होते हैं, काउंटर आयन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है, इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू अपना चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कल मैंने क्या पढ़ा था बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन तक हम पहुंच गए थे, डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ने पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है बेटा, जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया और वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है अपने आयन्स के अंदर, उसको हम बोल देते हैं क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसको हम बोल देते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट। ठीक है जी। अब फर्स्ट वे है किसके बेस डिफ्रेंशिएट करेंगे, चार्ज के बेस, कि चार्ज के अकॉर्डिंग उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो बेटा, एक सिंपल सा आयन हम लेके चलते हैं, जैसे कि K4FeCN6 दिस, ये मैंने लिया एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे ही वाटर में मैंने इसको डिसॉल्व किया तो मेरे को क्या मिलेगा, 4K पॉजिटिव प्लस Fe6 4 नेगेटिव, ये मेरे को मिलने वाला है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जो ये, ठीक है। अब बेटा देखो, ये इस इसमें ब्रेक हुआ, तो इस जो ये स्पेसिस है, ये वाली स्पेसिस को बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। और इसको बोल देते हैं आयनाइजेबल आयन, क्योंकि हमने जैसे वाटर में डाला तो ये आयन्स अपने आयनाइज हो गए और हमें क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज है ना, उस चार्ज के बेस्ड हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट आता है मेरे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्या आएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, जिस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि 3 पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनाइनिक क्या रहेगा, एनाइनिक जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, या आपका ऊपर लिखो एग्जाम्पल, इसी चीज़ का एग्जाम्पल है, इसको बोल देंगे एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। थर्ड मेरे पास आता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटा, जिस स्पेसिस के ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, जैसे कि Ni3O4, ये हो गया मेरे पास, या फिर ये हो गया। इनके ऊपर बेटा देखो क्या है, बिल्कुल जीरो चार्ज है, इसको बोल देते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसके और एग्जांपल आपको देखनी है तो आप बुक से देख सकते हो। ठीक है, मतलब अब ये समझने की चीज़ सिर्फ कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनायनिक जिसके ऊपर नेगेटिव, न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये है बेटा आपके फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन किसके बेस, चार्ज के बेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। आज हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम आगे फर्दर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है जी। अब वो क्या होती है, तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि कैसे किसको क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट जो आपका आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक एग्जांपल लिख के चलता हूँ उससे पहले, ऐसे ऊपर वाला एग्जांपल लिख लेते हैं हम, ये एग्जांपल मैंने लिखा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे, किसको क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट आता है मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी क्या होती है। क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है एंटिटी, बेटा जो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ठीक है जी, इसके अंदर जो स्पेसिस हैं इसको हम कंबाइनली क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी। ठीक है जी, यानी कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब क्या क्या है बेटा, एक तो सेंट्रल मेटल एटम है और एक लिगेंड है। तो इसको कंबाइनली हमने एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रखा है और इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है जी। सेकंड थिंग आती है आपकी बेटा सेंट्रल मेटल एटम।
सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है बेटा, ये एटम जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, विच इज एक्सेप्टिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है जी। थर्ड आता है आपका लिगेंड। लिगेंड क्या होता है भाई, लिगेंड होता है स्पेसीज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अटैच टू द, किससे अटैच हैं, जो अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम से जो अटैच है उसको हम क्या बोल देंगे, लिगेंड बोल देंगे। यानी कि यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया मेरा, इससे कौन कौन अटैच है बेटा, साइनाइड के आयंस अटैच हैं इससे, तो साइनाइड ही हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे लिगेंड रहेगा। ठीक है जी। अब जो ये लिगेंड है ये आपके पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आपके ये हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट लिगेंड। अब लिगेंड बेटा इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है अभी, तो लिगेंड को हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो लिगेंड होते हैं आपके वो काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड, अब मोनोडेंटेड का मतलब क्या है, मोनोडेंटेड जो जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्या है, डोनेटिंग एटम है, उसको हम बोल देंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। यानी कि जिसके अंदर विच हैव वन डोनर एटम ओनली, जिसके अंदर सिर्फ वन डोनर एटम है उसको हम क्या बोल देंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड बोल देंगे। ठीक है जी। मोनोडेंटेड लिगेंड, जैसे एग्जांपल इसके लिख के चलते हैं बेटा, क्लोरीन आयन हो गया नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव हो गया आपका, फ्लोरीन हो गया, NO2 नेगेटिव आयन हो गया। उसके अलावा आप क्या ले सकते हो, अमोनिया ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। ठीक है जी। ये सारे क्या आपके पास है, ये सारे एग्जाम्पल हैं मोनोडेंटेड लिगेंड का, जिसके अंदर सिर्फ एक ही डोनर एटम होता है, यानी कि एक एटम होगा जो लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे क्लोरीन में एक है, ब्रोमीन में एक है, फ्लोरीन में एक है। अब नाइट्रो में देखो बेटा, N भी है और O भी है, तो यहाँ से नाइट्रोजन क्या करेगा आपका, या तो नाइट्रोजन कर देगा या O कर देगा। इसके अंदर अमोनिया के अंदर सिर्फ आपके पास क्या है, एक नाइट्रोजन एटम है जो क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। वाटर में क्या है, ऑक्सीजन एटम है जिसके अंदर ऑक्सीजन ही डोनेट करेगा। तो इस तरह के लिगेंड को बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसके अंदर सिर्फ एक ही डोनर एटम हो। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट होता है बाईडेंटेड लिगेंड, जिसके अंदर क्या होंगे बेटा, विच हैव टू डोनर एटम, जिसके अंदर दो डोनर एटम है। अब ये क्या होते हैं बेटा, देखो 4 से 5 एग्जाम्पल हैं आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज होंगे आपके चैप्टर के अंदर, तो मैं आपको मेनली वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आता है मेरे पास, ये एग्जांपल जो लर्न कर लेना बेटा, ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन क्या होता है बेटा, जो ऑक्जेलिक एसिड से बनेगा, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ से H रिमूव कर दो दोनों के, तो क्या बनेगा, COO नेगेटिव। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन एटम और यहाँ से ये ऑक्सीजन एटम क्या है, डोनर एटम का काम करते हैं। यानी कि यहाँ पे दो डोनर एटम है, इसको बोलते हैं बाईडेंटेड लिगेंड। ठीक है जी। क्या बोलेंगे, बाईडेंटेड लिगेंड बोलेंगे इसको। उसके बाद इसको लिख देते हैं बेटा, ऑक्स 2 नेगेटिव से लिख देते हैं उसको ऐसे, और इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, 2 नेगेटिव। ये चार्ज बेटा लर्न करते रहे, अभी बाद में काम आएगा ये, वो एक्स 2 नेगेटिव। सेकेंड एग्जाम्पल इसका बेटा क्या है, ग्लाइसिनेट आयन लिखते हैं इसको Gly नेगेटिव से। ठीक है जी। अब ग्लाइसिनेट आयन क्या होता है बेटा, ये बनता है NH2, इस चीज़ से बनता है, जैसे H निकाल दिया मैंने इसका, तो क्या बनेगा मेरे पास बेटा, ये मेरे पास बनेगा NH2। एक मिनट बेटा, थोड़ी सी गलती कर गया मैं इसके अंदर, यहाँ पे क्या होगा, जो CH3 है, ठीक है जी, उस CH3 के नेक्स्ट एक तो होगा C डबल बॉन्ड हो OH और एक साइड लगा होगा NH3, ये होता है। अब यहाँ से ये H निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से NH3 बचेगा, कार्बन बच गया बीच में, H2 होगा भाई यहाँ पर, H2O नेगेटिव। तो यहाँ से ये एक डोनर एटम तो रहा ये नाइट्रोजन और एक रहा ये ऑक्सीजन, ये दोनों क्या करेंगे बेटा, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये भी क्या हो गया आपका बाईडेंटेड का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं, जो नेक्स्ट आता है इथाइलिन डाइअमीन, इसको लिखते हैं EN। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो लिगेंड आपका वो ये होगा बाईडेंटेड में।
अब इथाइलिन डायमीन बेटा हम बहुत बड़े अच्छे से कर चुके हैं। क्या होता है इथाइलिन डायमीन? CH2 क्या लगा इसके ऊपर? दो अमीन के मोलिक्यूल, इसको बोलते हैं इथाइलिन डाई अमीन। ठीक है जी। इसके अंदर ये दो नाइट्रोजन एटम है, क्या करेंगे? डोनर एटम का काम करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक लास्ट को बताता हूँ आपको, DMG, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो इसको बोला करते हैं। DMG नेगेटिव, -1 नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। ठीक है जी। ठीक है जी। तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका? ऐसे कि ठीक है जी। तो ये आपका डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का, यहाँ से जो ये दोनों नाइट्रोजन एटम है, ये क्या करेंगे? डोनर एटम का काम करेंगे। इसे बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन। तो ये आपके पास क्या है बेटा? बाइडेंडेंट के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद ट्राइडेंडेंट, जहाँ पे 3 डोनर एटम होंगे। टेट्राडेंडेंट, जहाँ पे 4 डोनर एटम होंगे। ठीक है जी। पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, इस तरह से आपके पास सारे आते हैं। एक हेक्साडेंटेड का बड़ा कॉमन एग्जांपल है जो यूज़ होता है मैक्सिमम, क्या होता है? EDTA। अब EDTA क्या होता है बेटा? इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। अब ये क्या है बेटा? ये कुछ नहीं है, ये आपके इस इथाइलिन डाइअमीन से ही बना है। इसको लर्न करने का वे क्या है कि CH2 यहाँ पे NH2 था बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइअमीन बोलते हैं। करना क्या है कि जो ये दो H एटम है ना, वो कौन रिप्लेस कर देगा? वो एसीटेट आयन रिप्लेस कर देगा। और एसीटेट आयन क्या होते हैं? जो एसिटिक एसिड से मिलते हैं, CH3CO नेगेटिव। तो ये आपके पास क्या बनेगा? यहाँ से CH2 N के साथ CH2CO नेगेटिव की एक H क्या बेटा? कार्बन ने बॉन्ड बनाया ना, तो एक हाइड्रोजन एटम तो कम हो जाएगा, तो CH2CO नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे CH2CO नेगेटिव, CH नेगेटिव। ये बनता है आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे 1 2 3 4 एटम ये हैं और 2 ये, 6 हो गए टोटल। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 4 नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है जी। 1 2 3 4 और 5 6 ये बन गया आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल। ठीक है जी। ये थे आपके डेंटिसिटी के बेस्ड, कितनी तरह के डोनर एटम के बेस आपने लिगेंड्स को क्लासीफाई किया। अब एक होता आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, अब ये क्या होते हैं बेटा? एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट होती हैं, एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट होती हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक डोनर एटम ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया करता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। यानी कि विच हैव more than one donor sites but at a time only one donor atom will donate। यानी कि विच हैव मोर देन वन डोनर साइट्स बट एट अ टाइम ओनली वन डोनर एटम विल डोनेट, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एग्जाम्पल क्या क्या उसके? सबसे पहले आपका नाइट्रेट आयन है जो NO2 नेगेटिव। इसके अंदर बेटा सपोज ये मेटल है, इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड ये हो गया। ये लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, कोऑर्डिनेटेड डबल बॉन्ड है। तो अगर N डोनेट कर रहा है, N डोनेट, इसको बोल देते हैं नाइट्राइटो, नाइट्रेट है बेटा। जिस टाइम आप नेमिंग करोगे उस समय आपको बताएंगे कि नाम कैसे चेंज हुआ इनका। जितने भी 8 लगा होता है लास्ट में लिगेंड के, उसको ITO से कर देते हैं। जहाँ पे आइड है उसको आइडो से हम रिप्लेस कर दिया करते हैं। तो ये आपको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा नेमिंग के दौरान। तो इसको लिखने का भी समझ लो सिर्फ कि जब अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों एटम आपके क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे आपके पास इस तरह से डोनेटिंग हो सकती है। इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो लिखो कैसे? जब नाइट्राइटो लिखोगे, अगर N करा तो नाइट्राइटो N हो जाएगा, O करा तो नाइट्राइटो O आप उसको लिख दोगे। ठीक है जी। सिमिलरली साइनाइड आयन होता है जो साइनाइड, ठीक है जी, उसको बोलते हैं साइनो बोल लेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे साइनाइड को आइटो। यानी कि जब आइट होता है, आइट उसको चेंज कर देंगे आइटो में हम।
आइड होगा उसको चेंज कर देंगे आइडो में, एंड ठीक है जी 8 होगा 8 उसको करेंगे एटो में। जैसे कि सल्फेट है तो सल्फेटो, क्लोराइड है क्लोराइडो, क्लोराइड जैसे अब था ये नाइट्राइट था, नाइट्राइट होता बेटा सॉरी ये नाइट्राइट था, इसको नाइट्राइटो में हम चेंज कर देंगे। ठीक है जी। अब लिखने का वे क्या है, जैसे कि मेटल को अगर किया साइनाइड ने, या फिर मेटल को कौन कर सकता है यहाँ पे, नाइट्रोजन भी कर सकता है, तो साइनो तो बोलेंगे। साइनो कब बोलेंगे, जब कार्बन एटम डोनेट कर रहा है, लेकिन जब आपका नाइट्रोजन डोनेट करेगा उसको बोल देंगे आइसोसाइनो। आइसोसाइनो ये मैक्सिमम यूज होने वाले आपके लिगेंड्स है बेटा, जिनके नेम चेंज होंगे। नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ। सबसे पहले क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक से ज़्यादा डोनर साइट होते हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक एटम डोनेट करेगा, एक टाइम पे सिर्फ एक डोनर एटम ही डोनेट करने वाला है। ठीक है बेटा। उसके बाद अब इनकी नेमिंग किस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर एटम चेंज होगा तो बेटा एटम अगर डोनेटिंग चेंज हो रहा है तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो इसलिए उसको मेंशन करना जरूरी है। तो उसको मेंशन कैसे करेंगे, जैसे नाइट्राइट था एन और ओ लगा दिया, साइनाइड था साइनो और आइसोसाइनो लगा दिया। एक आपका बेस्ट एग्जाम्पल हो रहा है HCN नेगेटिव का। ठीक है जी। अगर आपका मेटल एटम कौन है बेटा, एस डोनेट कर रहा है, तो उसको बोल दोगे आप थायोसाइनाइटो। थायोसाइनेटो कि साइनाइटो आयन होता है बेटा ये साइनाइट, थायोसाइनाइटो। और अगर किसने किया बेटा, नाइट्रोजन ने कर दिया नाइट्रोजन, तो उसको बोल देंगे आइसो थायोसाइनेटो। ठीक है जी। तो ये आपके मेन एग्जांपल थे जो मैंने आपको बताने थे। ठीक है जी, एम्बीडेंटेड लिगेंड के, और यहाँ पे लिगेंड हमारा खत्म होता है। एग्जाम्पल आप बुक से और अच्छे से डिस्कस कर लेना, एक बार रीड कर लेना उसको, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी और आती है यहाँ पे, चिलेशन की प्रॉपर्टी, कि चिलेशन क्या होती है बेटा। अब देखो हमने डिस्कस किया अभी यहाँ पे, जैसे इसके अंदर था मोनोडेनेट लिगेंड है आपका ये। ठीक है, क्या होगा जिससे हम आपके एक से ज़्यादा डोनर एटम क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, तो क्या बनाएंगे, एक रिंग बनती है आपके पास रिंग, उसको बोल देते हैं चिलेशन प्रॉपर्टी। क्या बोल देंगे, चिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, और उस जो रिंग है उसको क्या बोल देंगे, चिलेट रिंग बोल देंगे। अब होती क्या है बेटा, वो देखो अच्छे से आपको बताते हैं क्या कैसे बनेगी चिलेशन। कि जैसे ठीक है जी, जैसे आपका हमने ऑक्जेट आयन लिया था बेटा, ऑक्जेलेट आयन, ये था आपका COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। क्या करेंगे जब ये दोनों एटम क्या करेंगे, एक ही मेटल को डोनेट करेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे एक रिंग बनेगी, इस तरह की बन गई रिंग। इसी रिंग को क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग बोलते हैं, चिलेट रिंग। और जब दोनों एटम क्या करें, इस तरह की रिंग बनाएंगे, तो उस प्रॉपर्टी को बोल देंगे चिलेशन। ठीक है, और रिंग को बोल देंगे चिलेट रिंग। और उस किसको, लिगेंड को, जो डाइडेंटेड भी हो सकता है, बाइडेंटेड भी हो सकता है, हेक्साडेंटेड भी हो सकता है, उसको क्या बोल देंगे हम, चिलेटिंग लिगेंड बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो बेटा, और जो रिंग है ये अलग अलग मेंबर की बनेगी, जैसे कि यहाँ पे 1, 2 और 3, यानी कि कार्बन कार्बन और मेटल के बीच में बनेगी इस तरह से, तो 3 मेंबर रिंग है, इसको बोल देंगे 3 मेंबर रिंग। सिमिलरली हमने किया था EDT, इथाइलिन डायमीन, ये एग्जाम्पल था इसका। अगर यहाँ से ये क्या करे, मेटल को एटम डोनेट करते, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते सॉरी, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो बनती है आपकी 5 मेंबर रिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग रिंग आपके पास बना करती हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को जब आपका कोई भी लिगेंड है क्या बनाए बेटा, डोनेशन के दौरान रिंग बनाता है, उसको बोल देते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चिलेशन, एंड दैट रिंग विल बी कॉल्ड चिलेट रिंग एंड लिगेंड विल बी कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। और अलग अलग यहाँ पे क्या बनती हैं, अलग अलग मेंबर की रिंग बना करती हैं। ठीक है, और ठीक है जी, और जो आपके कंपाउंड बनेंगे उसके बाद, जो कंपाउंड बनते हैं, जो चिलेटिंग कंपाउंड होते हैं, चिलेटिंग कंपाउंड यानी कि जो चिलेट्स बनते हैं आपके, चिलेट फॉर्म होंगे, चिलेट जो फॉर्म होंगे आपके, वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। चिलेट आर मोर स्टेबल देन एनी ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से जो आपके चिलेट होते हैं, चिलेट वो ज़्यादा क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं बेटा, देख लो आसाम से, कि जैसे ये बन गया, अब यहाँ पे अगर आपको इसको अलग करना है तो ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद आप इसको तोड़ कर सकते हो। अगर एक सिंपल ये आपको ये तोड़ना, यहाँ से तोड़ दो, ठीक है बेटा,
लेकिन जब रिंग बनी उसको तोड़ना क्या है, इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके आपको दोबारा तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड, फिर जाके आप उसको अलग कर पाओगे। तो जो चिलेट रिंग होगी वो क्या होती है आपकी, ज़्यादा स्टेबल भी होती है, ठीक है जी। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, जो स्टेबिलिटी है इसकी वो हम डिफाइन करते हैं बेटा किसके बेस पे, वो हम बताते हैं कितने मेंबर की आपकी रिंग बनी है उसके बेस पे हम क्या करते हैं उसको स्टेबिलिटी देते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होती है ना आपकी वो होती है 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है, उससे कम 4 वाली, उससे कम 3 वाली, ठीक है। और अगर 6 मेंबर की बात करेंगे ना, 6 मेंबर की, तो भी 5 स्टेबल है और 7 ये रहता है आपके पास ऑर्डर किसका, चिलेटिंग का, चिलेशन का। तो जब भी आपके लिगेंड क्या करेंगे बेटा, रिंग बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर उस, ठीक है जी, उसको बोलते हैं चिलेशन होना, चिलेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे, लिगेंड को बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड, और जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं चिलेट, ठीक है। और जो चिलेट है, जो 5 मेंबर की रिंग बनती है सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है किसकी बजाय, 4 की बजाय, उससे कम 3 वाली, और अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे सबसे ज़्यादा 6 वाली, उससे कम 7 वाली, ठीक है जी। तो ये है बेटा आज का टॉपिक। तो टुमारो, ठीक है जी, ये आपका टॉपिक है। उसके बाद कुछ चीज़ें रह जाती हैं आपके पास, जैसे कि चिलेशन हो गया, उसके बाद आपके पास रहता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जितने एटम आपके जुड़े हैं, यहाँ पे देखेंगे अगर हम इस सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड आपके अटैच हैं उसको बोल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि यहाँ पे 6 अगर आपके अटैच है उसको बोल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास 6, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड लग गया, बाइडेंटेड, अब यहाँ पे आयरन को 6 लिगेंड की जरूरत थी बेटा, तो 6 लिगेंड इसके इस तरह से यहाँ पे लग गए, CN 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 CN, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इस केस में 6 रहेगा, तो हम क्या देख लेंगे, सिर्फ लिगेंड कितने अटैच है उसको देख लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एक बाइडेंटेड लिगेंड लगा दिया, बाइडेंटेड, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपकी स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह की कि अगर 6 चाहिए आपके पास तो कुछ इस तरह से रहेगा आपका EN, क्योंकि एक EN क्या करता है, 2 तरह से डोनेट कर सकता है। तो डोनेटिंग तो आपके पास लिगेंड तो 3 आए, लेकिन कितने हो गए आपके पास, इसकी वैलेंसी 6 तो 6 पूरी होगी। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ये क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम गिनते हैं तो मोनोडेंटेड लिगेंड कितने हैं डायरेक्ट, या फिर बाइडेंटेड है तो उसको ट्वाइस कर देंगे, या सबसे सिंपल वे क्या है वहाँ पे कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके फॉर्म हो रहे हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके बन रहे हैं, उसको क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देंगे, ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद, ठीक है जी, उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन होता है बेटा एक अरेंजमेंट जिसके अंदर आपका लिगेंड जो जुड़े हैं और मेटल एटम वो किस अरेंजमेंट में है, उसकी अरेंजमेंट को बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम इन अ स्पेस, उसको क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जैसे कि आपके 4 अगर हमारे पास लिगेंड जुड़े हैं तो उसकी शेप क्या हो सकती है बेटा, उसकी शेप आपके पास टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, ठीक है, या फिर उसकी शेप आपके पास ऐसे, ये टेट्राहेड्रल है बेटा, टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर है, इस तरह से हो सकती है। अगर 6 जुड़े हैं तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल हो सकती है। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल में आपके पास इस तरह से होंगे, तो ऊपर की तरफ ये होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर 5 है तो आपके पास स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकती है। स्क्वायर पिरामिडल कैसे होगी बेटा, ये हो सकती है स्क्वायर पिरामिडल शेप आपके पास, या फिर इस केस में आपके पास ट्रायंगल बाई पिरामिडल भी हो सकती है, ठीक है। तो इस शेप किसकी क्या बनेगी वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। एक लास्ट जो आपके पास रहता है बेटा वो रहता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर। कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, कोई भी स्पेसीज अगर आपके पास है, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, तो इसके अंदर इस सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज कितना होगा, उस चार्ज को बोल देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हमने रेडॉक्स रिएक्शन में निकाला था ना चार्ज, वैसे इसके अंदर निकाल लेंगे हम चार्ज, ठीक है।
तो निकालने का भी सिंपल है बेटा, आपको पता होना चाहिए किस आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है। जैसे कि कॉपर का हमें निकाला है, तो कॉपर को क्या मान लेंगे बेटा, x मान लिया। NH3 क्या है बेटा, आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर चार्ज 0 होगा, तो 0 प्लस सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, 2 नेगेटिव होता है, तो माइनस में 2, और इसको क्या रख देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो मेरे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, कॉपर का। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है जी, ठीक है बेटा। और चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आपको पता है क्या हो गया। तो अगर हम सिंपल बात करें बेटा, एक एटम को, इसी को मैं डिनोट कर देता हूँ, जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने करवाई हैं उसको एक अब छोटा सा व्यू देता हूँ, एक ब्रीफ, कि इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, इनको बोलेंगे लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स। और ये जो पूरी है ये, इसको बोल देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी। ठीक है जी। जो ये आयन होते हैं, ये आयन, इनको हम बोलते हैं इस केस में काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। वो आयनाइजेबल का केस लगता है, लेकिन हम यहाँ पे फर्दर इसको क्या करेंगे, काउंटर आयन हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं काउंटर आयन, बिकॉज बेटा जो इस पैसेज के ऊपर चार्ज होता है ना यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर जो यहाँ पे चार्ज होगा उसको कौन काउंटर करेगा, उसको कौन खत्म करेगा, उसको ये आयंस खत्म करते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं काउंटर आयन। ठीक है जी। और जो ये नंबर है आपका, ये नंबर, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसको बोला करते हैं। ठीक है जी। अब एक लास्ट में रह गया आपके पास, ये भी आपका एक क्लासिफिकेशन ही है, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है आपके पास कि किस तरह से आप इसको क्लासीफाई करोगे, कंपाउंड्स को, कॉम्प्लेक्सेस को। तो होमोलैप्टिक क्या होता है बेटा, कि अगर एक ही तरह के सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आपके अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से, उसको बोल देंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी क्या फिर बोल सकते हो मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स अगर आपके अटैच है, उसको क्या बोल देंगे, हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ये रहा। ठीक है जी, इसमें क्या है, सिर्फ अमोनिया अटैच है कोबाल्ट के साथ, तो एक ही तरह के लिगेंड है, होमोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक में क्या होगा बेटा, ये हो गया आपका हेट्रोलैप्टिक। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो गए, आपके पास अमोनिया भी है और क्लोराइड आयन भी है, तो एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड हो गए, इसको बोल देंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये है बेटा आपका आज का वर्क, इसे अच्छे से कंप्लीट करो, अपने नोट्स बनाओ, और कल हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।